हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 96 में। तो बेटा देखो, प्रीवियस लेक्चर तक अपने कंप्लीट कर दिया वैसे जो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड सारी बातें। पहले अपने पूरा कराया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आवर्त बीजियों के अंदर लैंगिक जनन। और आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये सबसे विकसित पादप हैं, तो ज्यादातर आवर्त बीजी पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लैंगिक जनन होता है। यानी जिन जिन आवर्त बीजी पौधों में आप फ्लावर स्ट्रक्चर देखते हो, पुष्प देखते हो, तो फिर उनके अंदर क्या होता है बेटा, लैंगिक जनन होता है। लेकिन अपन कहें बेटा कि अनुकूल परिस्थितियों के अंदर रेनी सीजन में, या अपन बात करें कि स्प्रिंग सीजन के अंदर, अपन कहें बेटा कि बीज के अतिरिक्त यदि हम पादप के अन्य किसी भाग को परिवर्धित कर दें, या पादप के परिवर्धित होने में अन्य भाग प्रयुक्त हो, जैसे जड़, तना या पत्ती हो सकती है, तो उसको आप कहते हो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कायिक प्रवर्धक। आपने कहा था कायिक प्रवर्ध। और ये कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन है, और इसमें माइटोसिस होता है। तो जन्मी संतति केवल क्लोन होती है, आनुवंशिक संगठन में अपने पैतृक के एकदम समान होती है, पेरेंट्स के एकदम समान होती है। और आप समझ सकते हैं बेटा कि कायिक प्रवर्धन गुणन की तीव्र विधि है। कुछ फसलों का, कुछ सब्जियों का, या फिर कुछ अपन बात चीजों का अपन को अगर तीव्र गुणन करना है तो अपन कायिक प्रवर्धन कराते हैं। दो आपको मैंने बताया, नेचुरल भी है वो और आर्टिफिशियल भी। बात को समझ रहे हैं? तो वो सारी चीज मैंने आपको बताई। इसके अलावा वहां मैंने बताया था कि भाई कुछ ऐसे भी आवर्त बीज जिनमें एपोमेटिक जीन होती है, तो वो एपोमिक्सिस प्रदर्शित करते हैं, वो भी एक प्रकार से एसेक्सुअली था। लेकिन अपन बात रहे कि ज्यादातर आवर्त बीजी क्या प्रदर्शित करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अपन देखो आवर्त बीजी पादपों का, जो आपको मैंने लैंगिक जनन का पूरा व्यू बताया शुरू से लेकर लास्ट तक, तो देखो अपन आवर्त बीजी पादपों का एक रिकैप, मतलब उनका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। बेटा तुम भी जानते हो कि शुरू में जो अपन ने मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये अपन ने आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन, ये बात बताई थी। और आवर्त बीजियों में जो लैंगिक जनन है बेटा, आपको अच्छे से पता है कि इसको अपन ने 3 इवेंट में, वैसे तो किसी भी सजीव का लैंगिक जनन है उसका जीवन चक्र हो 3 इवेंट्स में ही है। मतलब लैंगिक जनन के दौरान ये 3 इवेंट होती हैं। पहली आपकी इवेंट बताई थी मैंने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब जो भी निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। यस बेटा। अब निषेचन पूर्व घटना के अंदर 2 चीज होती है सभी जीवों के लिए, जो सेम है, गेमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण, और ट्रांसफर ऑफ गेमेट। यस। लेकिन यहाँ आवर्त बीजियों में थोड़ा विस्तृत, यानी अपन ने इस निषेचन पूर्व घटना को वहां अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले अपन ने एक घटना पढ़ी थी स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। क्योंकि मतलब टेरिडोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी आवर्त बीजियों में ये घटना पहले होती है, स्पोरोजेनेसिस होती है, बीजाणु जनन। तो फिर बीजाणु बनते हैं। अगर विषम बीजाणु पौधे हैं तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं, तो बीजाणु जनन। फिर जब बीजाणु बन जाते हैं फिर उसी से आपका होता है गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन, युग्मक जनन। तो ये बात की थी युग्मक जनन। अब जब बन गए युग्मक, नरयुग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद, यानी युग्मक बन गए, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट या ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट ये होता है। भाई गैमेटोजेनेसिस हो जाता है सजीवों में, तो गैमेट का ट्रांसफर होता है, वो तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सब में समान है कि पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब वो तो हाँ, मतलब प्रोसेस में सब समान है, लेकिन सेक्स ऑर्गन सबके अलग अलग है। बात को समझ रहे हैं? तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी यहाँ पर एक घटना पड़ी थी पोलिनेशन, परागण, पोलिनेशन, परागण आपने घटना पड़ी थी। सही। तो ये सारा बेटा किसके अंदर आया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आया था, निषेचन पूर्व घटनाएं। यस। फिर जब
आप समझ सकते हो कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया था, पोलन ट्यूब लेके गई थी, है ना। तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन। लेकिन आवर्त बीजी पादपों के निषेचन को अपन बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो पृथ्वी पर इनका द्वितीयक लक्षण है। और इस डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट सम्मिलित होती है, सिनगेमी जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन हुआ था, और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन जिससे आपका भ्रूणपोष बना था। तो सारा रिकैप कर रहे हैं ना बेटा, यस। और उसके बाद जब ये चीजें हो गई थी कि सिनगेमी से आपके पास में जाइगोट बन गया था, युग्मनज जाइगोट, जो वापस 2npd आ गई थी, युग्मनज 2n द्विगुणित। और आप जानते हो कि ट्रिपल फ्यूजन से भ्रूणपोष बनता ही है, भ्रूणपोष उत्तक, यस। तो फिर ये सारी चीजें हो गई थी, तो फिर आपका किस पे आ गए थे अपन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पश। अब पश निषेचन क्या होगा, निषेचन पश घटना क्या होगी, निषेचन पश बेटा आप जानते हो कि जाइगोट, जाइगोट से क्या बना था, एम्ब्रियो। तो साथ साथ में बीजांड से बीज और अंडाशय से फल। तो ये पूरा अपन ने बात पड़ा कि जो 2 यूनिट के अंदर मतलब पूरा एक इवेंट आपको ऐसे प्रोसेस बताया। तो उसको रिकैप यानी उसका आपको गुणिता का पता लग जाए, इसलिए मैं उसका एक लाइफ साइकिल बना रहा हूं यहाँ पे, यानी एक आवर्त बीजी पादप का लाइफ साइकिल पैटर्न में आपके सामने शो कर रहा हूं। तो उस लाइफ साइकिल में भी सारी घटनाएं आ जाएगी, देखना। तो बेटा देखो मैं आपके सामने अब प्रदर्शित कर रहा हूं एक आवर्त बीजी पादप का लाइफ साइकिल, कि किस फॉर्म में उसके अंदर सारी प्रोसेस होती है। तो ध्यान दें, पूरा एक बेटा अपन एक लाइफ साइकिल पैटर्न की यहां बात करेंगे, और बहुत ही धीरे धीरे अपन बात बेटा कि उसको आप पूरा दिमाग में पूरे चैप्टर को रिकैप करोगे, एक रिवीजन आप करोगे, यस बेटा। वैसे तो वो ये लाइफ साइकिल में दोबारा और पढ़ा रहा हूं। वैसे तो आपके 11th में जो प्लांट डाइवर्सिटी दे रखी है, तो उसमें लास्ट में एंजियोस्पर्म तो वहां दे रखा है। आप 11th की उस एनसीईआरटी से उसका भी आप रिवीजन कर सकते हो, एक एक लाइन अभी देखो क्लियर हो जाएगी, बात को समझे। अब बेटा देखो मैंने कल आपको जीवन काल के आधार पर 3 पौधे बताए थे, 1 वर्षीय, कि वो पौधे जो एक ही सीजन में अपना पूरा जीवन काल पूरा करते हैं, एक ग्रोथ पीरियड, एक वृद्धि काल। तो फिर एक ही सीजन में यानी 4-5 महीने में वो अपनी, आप सोयल में बीज को डालोगे तो बीज को डालते ही बीज का अंकुर होगा, परांकुर से प्रो बनेगा, मूलांकुर से मूल बनेगी, फिर परांकुर मुख्य तना शाखा पत्ती को धारण करेगा, फिर 2-3 महीने में उसकी न्यूनतम कायिक वृद्धि होगी, और न्यूनतम कायिक वृद्धि होने के बाद उसके ऊपर क्या होगा, पुष्पन, बात को समझे। और फिर पुष्पन के बाद जो भी लैंगिक जनन और पुष्पन फलन देकर हो सकता है जीर्णता होकर मृत्यु हो जाए। जैसे सरसों आप देखते हो 4-5 महीने जीवन काल होता है ना, और पौधे की मृत्यु भी हो जाती है 4-5 महीने में। डिवर्सीय जो पौधे होते हैं उसमें 2 ग्रोथ पीरियड होते हैं, पहले वृद्धि काल में केवल कायिक वृद्धि करेगा, और फिर आप समझ सकते हो कि पुष्पन और अपनी प्रोसेस करेगा। और जो बहुवर्षीय पौधे हैं वो 2-3 साल की कायिक वृद्धि के बाद पहली बार फ्लावरिंग करेंगे, और पहली बार फ्लावरिंग करेंगे उसके बाद तो इनमें हर साल फ्लावरिंग होगी। बीच में जो डिफरेंस होगा उसको आप इंटर फ्लावरिंग कहते हो, अंतर पुष्पन कहते हो, यस बेटा। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई छोटी सी एक प्रोसेस बता दूं कि जैसे न्यूनतम कायिक वृद्धि हो जाती है तो पौधे पर मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो जैसे पौधे के ऊपर परिपक्व पत्ती आ जाती है, परिपक्व पत्ती, तो परिपक्व पत्ती पौधे पर आ जाती है, एक परिपक्व पत्ती। इस परिपक्व पत्ती में एक हार्मोन होता है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता, केवल कुछ अंगों के निर्माण में भाग लेता, उसको आप कहते हो फाइटोक्रोम। अगर आपने नाम सुना होगा फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड फिजियोलॉजी में, तो ये क्या करता है कि ये प्रकाश के उद्दीपन को, सनलाइट के स्टिमुलेशन को, इन उद्दीपन को लेता है फाइटोक्रोम। और ये फाइटोक्रोम एक काल्पनिक हार्मोन यहां निर्मित करता है एमआरएनए की वजह से, फ्लोरीजन। और फिर आप जानते हो कि ये फ्लोरीजन इस परिपक्व पत्ती से ये इस शीर्षस्थ कलिका पर, शीर्षस्थ कलिका पर जो कायिक कलिका है वहां ट्रांसफर होता है फ्लोरीजन। और फिर इस कायिक कलिका को मैं आपको बता दूं, ऐसे कायिक कलिका को
इस कायिक कलिका को वो पुष्पीय कलिका में डिवाइड कर देता है, यानी पुष्पीय कलिका में विभेदित कर देता है कायिक कलिका को पुष्पीय कलिका में, और फिर उस पुष्पीय कलिका से क्या बनता है, फ्लावर। तो फिर पौधे पर क्या आते हैं, पुष्प आते हैं। यस, तो देखिए बेटा जी, यानी अब इस आवर्त बीजी पादप का पूरा जीवन काल कैसे होगा, या पूरा इसका लाइफ साइकिल पैटर्न आपके सामने कैसे होगा। तो मैं आपके सामने एक आवर्त बीजी पादप का धीरे धीरे पूरा लाइफ साइकिल पैटर्न आपके सामने बनाता हूं, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हों, आप हर प्रकार के क्वेश्चन को और अच्छा कर पाएं। तो देखिए बेटा जी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्लियर बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये देखिए। तो बेटा देखो, जो आवर्त बीजी पादप है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवर्त बीजी पादप। अब तुम भी जानते हो कि जो आवर्त बीजी पादप है उसका जो प्रभावी और मुख्य पादप का है, प्रभावी व मुख्य पादप का है, यानी बेटा जो डोमिनेंट प्रभावी और मेन मुख्य पादप का है बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद मतलब स्पोरोफाइट है ना बेटा, स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है। और मुख्य पादप का उच्च संगठित होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है, उच्च संगठित होता है। और मुख्य पादप का 100% जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। सबकी गुणिता 2n होती है, द्विगुणित होती है। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवर्त बीजी पादप है, प्रभावी और मुख्य पादप का बीजाणुद्भिद है। टेरेडो के बाद ही मुख्य पादप का टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बीजाणुद्भिद होता है, लेकिन इनका बीजाणुद्भिद और ज्यादा उच्च संगठित है। पादप का पूर्णतः जड़, तना, पत्ती में विभेदित है। यस, और बीज से जो नवोदित पौधा बना है, एक न्यूनतम कायिक वृद्धि के बाद पूरा प्लांट स्ट्रक्चर ले लेता है, जड़, तना और पत्ती की। प्रत्येक कोशिका की गुणिता क्या होती है, 2n, इसलिए स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट 2n होता है। बाद में स्पोरिक म्यूसिस से ये बीजाणु पैदा करने वाला होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद कहते हैं। यस बेटा। अब बेटा देखो कि इस आवर्त बीजी पादप की न्यूनतम कायिक वृद्धि हो जाएगी और वही मैच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्व पत्ती बन जाएगी, और वही फाइटोक्रोम प्रकाश उद्दीपन को लेगा, काल्पनिक कार्बन फ्लोरिजन बनेगा। फ्लोरिजन शीर्षस्थ कलिका पे जाएगा, कायिक कलिका पे, तो उसको पुष्पीय कलिका में बदल देगा। और पुष्पीय कलिका खिलेगी तो क्या बन जाएगा, फ्लावर। क्या बन जाएगा बेटा, फ्लावर। बोलो हाँ ना। तो इस आवर्त बीजी पादप पर इसके जीवन काल की, इस आवर्त बीजी पादप पर इसके जीवन काल की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और वो क्या आएगी बेटा, फ्लावर, फ्लावर, पुष्प। इस आवर्त बीजी पादप पर जब इसकी न्यूनतम कायिक वृद्धि हो जाएगी तो इसके जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण संरचना फ्लावर आएगी। और वो जानते हो फ्लावर, वो फ्लावर लैंगिक जनन के स्थल हैं। वो फ्लावर क्या है बेटा, लैंगिक जनन के स्थल। बात को समझते हो, सारी बातें बता दी है। और आपको पता है कि एक प्रारूपिक पुष्प में 4 पुष्पीय पत्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल और दल तो सहायक चक्र हैं, और पुमंग पुष्प का नरजनांग है, और जायांग पुष्प का क्या है, मादा जनांग। पुमंग की एक इकाई मतलब सिंगल मेल सेक्स ऑर्गन, एकल नरजनांग इकाई पुंकेसर है, स्टेमन है। और जायांग की एक इकाई क्या है, अंडप है। ये आपको सारी बात बता दी, जानते ही हो। अंडप में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी होती है। अरे बोलो। तो बेटा देखो कि वो सबसे सुंदर संरचना पुष्प, और उस पुष्प में जो सबसे आवश्यक पुष्पीय चक्र, जो आपको मैं बता दूं कि उस फ्लावर में जो आवश्यक पुष्पीय चक्र हैं, तो वो अपन बात रहा कि उस पुष्प में आवश्यक पुष्पीय चक्र और जो उसके
जनांग हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि स्टेमन, स्टेमन पुंकेसर, स्टेमन पुंकेसर, आपके सामने पुंकेसर, जो एकल नरजनांग इकाई है, एकल नरजनांग इकाई। और आप जानते हैं बेटा कि कार्पल, कार्पल यानी अंडप, कार्पल, कार्पल बोले तो बेटा क्या, अंडप। बात को समझ रहे हैं? तो आप ध्यान दें कि बेटा यहां स्टेमन आ गया और यहां पर क्या आ गया, कार्पल। मतलब ये नरजनांग की एकल इकाई है, ये मादा जनांग की एकल इकाई है। और आपको अच्छे से पता है कि बेटा देखो कि जो स्टेमन होता है वो किसके तुल्य है, स्टेमन, सॉरी यहीं पे बताते, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल यानी लघु बीजाणु प्राणी के तुल्य है। और ये जो कार्पल है, ये कार्पल किसके तुल्य है, मेगा स्पोरोफिल, मतलब गुरु बीजाणु प्राणी के तुल्य है। बताया था ना आपको मैंने कि भाई कार्पल तो किसके तुल्य है, सॉरी पहले स्टेमन तो किसके तुल्य है, माइक्रोस्पोरोफिल के तुल्य है। और जो कार्पल है वो किसके तुल्य है, मेगा स्पोरोफिल के तुल्य, यानी ये लघु बीजाणु प्रण और ये गुरु बीजाणु प्रण। अच्छा सुनो, फ्लोर में भी जैसे बाह्य दल है, सबकी गुणिता 2n है। उसके बाद पुष्पासन की गुणिता भी क्या है, 2n द्विगुणित है। कार्पल में, अंडप में जैसे स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है और ओवेरी होती है, सबकी गुणिता क्या है, 2n है। पुंकेसर में मेन पार्ट परागकोश होता है, ये पुतंतु होता है ना, योजी होती है और पुतंतु होता है, गुणिता क्या है, 2n ही है ना। और आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई जो कार्पल स्टेमन लघु बीजाणु प्राणी के तुल्य है और कार्पल गुरु बीजाणु प्राणी के तुल्य है। सारी बातें पहले बताई हुई है, लिखवाई हुई है। यस, अब बेटा जी आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अच्छे से पता है कि पुंकेसर में जो परागकोश होता है, तो परागकोश में आपने पढ़ी थी परागधनी, पोलन सैक। और यहां जो अंडप होता है, अंडाशय में होते हैं बीजांड, ओव्यूल, बीजांड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो देखो यहां पर तो आपकी होती है पोलन सैक, परागधानी, पोलन सैक, पोलन सैक होती है, परागधानी, पोलन सैक होती है। यस बेटा, परागधानी। और यहां इस कार्पल में जो हो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर आपकी होते हैं ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो बीजांड होते हैं वो तो किसके तुल्य होते हैं, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी है ना। और ये जो पोलन सैक परागधानी है ये किसके तुल्य होती है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। बोलो, इस गुरु बीजाणुधानी को अपन बीजांड काय भी कहते हैं, यानी न्यूसलस, न्यूसलस। और लघु बीजाणुधानी पोलन सैक परागधानी, उसके अंदर आपका लघु बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणुजन उत्तक। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा देखो इस प्रकार से। और फिर मैंने आपसे कहा था कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुजन उत्तक से आपकी प्रत्येक कोशिका विभेदित होती है और वो बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणुधानी ओव्यूल, ओव्यूल से केवल एक ही सेल डिफरेंशिएट होगी। तो सुनो देखो पहले आराम से धीरे धीरे, कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, परागधानी होती है, तो परागधानी के अंदर, परागधानी के अंदर आपको भित्ति परतें बताई थी, अधिचरम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये तो भित्ति परतें हैं। लेकिन अंदर था लघु बीजाणुजन उत्तक। उस लघु बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका विभेदित होती है और प्रत्येक कोशिका विभेदित होकर क्या बनाती है, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका। ये उसको अपन क्या कह सकते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं ना, बताओ। यस, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका ही
पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और उसकी गुणिता क्या हुई 2n। बोलो। और यहां आपको बताया था मैंने ओव्यूल, ओव्यूल का सबसे मुख्य भाग क्या है, न्यूसेलस, बीजांड का उत्तक, न्यूसेलस बीजांड का उत्तक। और बीजांड का उत्तक की केवल एक कोशिका विभेदित बताई थी मैंने, और वो एक कोशिका जो विभेदित हुई वो आपकी थी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और उसकी भी गुणिता क्या 2n, उसकी भी गुणिता क्या बेटा 2n। अब देखो कि 2n पीडी की, बीजाणुविद पीडी की लास्ट कोशिका आ गई, ये मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नर जन्नांग की इकाई अंडप, अंडप में वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, अंडाशय में ओव्यूल बीजांड, गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी का जो मेन भाग है न्यूसेलस, उसकी केवल एक सेल, सिंगल सेल, यहां पर एक सेल विभेदित होगी, सिंगल सेल, एक सेल विभेदित होगी, आया ना, और वो है मेगास्पोर मदर सेल। और यहां जो पुमंग की इकाई पुंकेसर, लघु बीजाणुपर्ण के तुल्य, और पराकोश में परागधानी होती है लघु बीजाणुधानी, तो उसमें लघु बीजाणु जनुत्तक की प्रत्येक कोशिका विभेदित होगी लघु बीजाणु जनुत्तक की, और पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये भी 2n, वो भी 2n। ये बेटा जैसे पौधा बीज से बना, प्रांकुर से प्रो बना, मूलांकुर से मूल बनी पहले, फिर प्रांकुर से प्रो बना, फिर मैन तना बना, फिर शाखा बनी, फिर पत्तियां आई, फिर परिपक्व पत्तियां आई, फिर फ्लावर बना, फिर फ्लावर में नरजन्नांग, पुमंग, मादाजनांग, जायांग, और उनके अंदर जो मैन भाग है पराकोश और बीजांड, तो वहां एक कोशिका विभेदित हुई, यहां तो केवल एक सेल विभेदित हुई, वहां कई हुई, वो लास्ट सेल आ गई 2n। तो अपन कहते हैं ना बीजाणुविद पीढ़ी की लास्ट कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि अब इनमें क्या होने वाला है, अब इनके अंदर आपका होने वाला है स्पोरिक मियोसिस। क्या होने वाला है बेटा, स्पोरिक मियोसिस। बात को समझ रहे हो, इस सेल में भी, इस सेल में भी, और इस सेल में भी, यानी अब आपका होने वाला है स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस होने वाला है बेटा। और चाहे वो इसके लिए मान लो भाई, दोनों में स्पोरिक मियोसिस। बात को समझे, चाहे यहां पर और लिख सकते हैं स्पोरिक मियोसिस। तो ये लो बेटा जी, स्पोरिक मियोसिस होने वाला है। बताया था कि जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में स्पोरिक मियोसिस होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु चतुष्टय बनता है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में स्पोरिक मियोसिस 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। यह है कि चारों के चारों लघु बीजाणु आगे क्रियाशील रहते हैं, और यहाँ 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है, एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है। बात को समझे, वो सारी घटनाएं आपको मैंने बता दी। तो अब स्पोरिक मियोसिस हो गया, तो स्पोरिक मियोसिस के थ्रू आप जानते हो कि स्पोरिक मियोसिस होते ही अगुणित स्पोर बने। अगुणित क्या बने, स्पोर। तो आप जानते हैं कि यहां तक आपकी स्पोरोफाइट पीढ़ी थी, क्योंकि 2n थी सारी चीज। अब स्पोरिक मियोसिस होते ही जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। और जब इस मेगास्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस हुआ था तो क्या बना था, मेगास्पोर है। अब ये तो 4 की 4 क्रियाशील, प्रत्येक कोशिका 4 की 4 क्रियाशील, प्रत्येक कोशिका में से 4 बने में 3 अपभ्रष्ट, अकेला फंक्शनल होता है। लेकिन दिमाग लगाओ, ये माइक्रोस्पोर भी क्या है n, और ये मेगास्पोर भी क्या है n। अब बताओ, दिमाग लगाओ यार, पहली बार 2n पीढ़ी से 2n से n कब स्टार्ट हुई, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, यही स्टार्ट हुई ना। तो आप बीजाणुविद की या स्पोरोफाइट की लास्ट कोशिका किसको कहोगे, अंतिम कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल को और मेगास्पोर मदर सेल को, बीजाणुविद पीढ़ी की अंतिम कोशिका। और युग्मोद्भिद एन, युग्मोद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका किसको कहोगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और किसको कहोगे बेटा, मेगास्पोर।
बात को समझ रहे हो आराम से बोलो। अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि भाई ये तो माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, जो आगे क्या बनाएगा, ये तो अपन बात की, मैं आपको ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो माइक्रोस्पोर, और ये आपका क्या हो गया, मेगास्पोर। आपको भी अच्छे से पता है, समझे नहीं समझे भाई, ये तो माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु एन, ये मेगास्पोर गुरु बीजाणु एन, तो दोनों अगुणित। और यहीं से क्या स्टार्ट हो गई, युग्मोद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो गई। यहीं से क्या स्टार्ट हो गई बेटा, युग्मोद्भिद पीढ़ी। सही। अब तुम्हें पता है कि जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, जब उस लघु बीजाणु के ऊपर एक्साइन पैटर्न आ जाता है, तो आप कहते हो ना पोलन ग्रेन परागकण की पहली कोशिका, तो ये माइक्रोस्पोर तो क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर तो क्या बनाता है बेटा, मेल गैमेटोफाइट, यानी नर युग्मोद्भिद। बोलो, ये माइक्रोस्पोर तो बेटा पोलन ग्रेन के रूप में ये तो बनाता मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद। बोलो। और ये अपन बात रखी, जो मेगास्पोर है, 4 में से 3 नष्ट हो गए, जो फंक्शनल कार्यात्मक गुरु बीजाणु, ये मेगास्पोर है, ये बना लेता है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद बना लेता है ना। बोलो भाई, यस बेटा। अब तुम्हें पता अच्छे से कि जो माइक्रोस्पोर से, लघु बीजाणु से एक बार देख लें, लघु बीजाणु से जो मेल गैमेटोफाइट बना था, परागकण के रूप में मेल गैमेटोफाइट बना था, आपको पता है कि वो मेल गैमेटोफाइट, अच्छे से आपको पता है कि जब परागकोश से जड़ा था तो 60% के अंदर वो 2 कोश की चरण में था। साठ प्रतिशत आवर्त बीजों में कितने कोश के चरण में था, 2 कोशिकीय में। और फिर जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचा था तो पोलन ट्यूब बन गई थी, तो सब कुछ पोलन ट्यूब में आ गया था। तो उसकी जननी कोशिका में विभाजन होता तो 2 नरयुग्मक, और ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस, ये आपका क्या हो गया था, ट्यूब न्यूक्लियस यानी काई केंद्रक, और ये आपके 2 मेल गैमेट बन गए थे, 2 मेल गैमेट। तो फिर वो परिपक्व नरयुग्मोद्भिद हो गया था, 3 कोश के चरण में पहुंच गया था। तो बात को समझ रहे हो, परिपक्व नरयुग्मोद्भिद। तो इस मेल गैमेटोफाइट में, नरयुग्मोद्भिद में, ये पोलन ट्यूब क्या लेके जा रही है, 2 मेल गैमेट एन अगुणित, 2 नरयुग्मक, 2 मेल गैमेट। बोलो, 2 मेल गैमेट। और आपको पता है ये जो फीमेल गैमेटोफाइट था, फीमेल गैमेटोफाइट में आपको अच्छे से पता है कि बेटा यहां तो 2 मेल गैमेट थे, और फीमेल गैमेटोफाइट आपको अच्छे से पता है, आपने क्या बनाया था, फीमेल गैमेटोफाइट 7 कोश की और 8 केंद्र की। नहीं बनाया क्या आपने, 7 कोशी की, ये फीमेल गैमेटोफाइट आपने बनाया था, मादा युग्मोद्भिद 7 कोशी की, 8 केंद्र की, जिसमें आपने यहाँ पे बेटा आपने ये 2 साई कोशिका, इनमें यहाँ पे आपने वैक्यूल बनाई थी, ऐसे वैक्यूल। और पीछे आप जानते हो कि भाई इसमें इनसे जुड़ी हुई एक आप जानते हो कि अंड कोशिका, एग सेल। तो ये आपने क्या बनाया था, एग सेल बनाया था ना, अंड कोशिका एन। यस, ये ध्रुवीय केंद्रक 2,
ध्रुवीय केंद्रक, सही। और यहाँ अपन बात बेटा की जैसे 3 आपकी जो कोशिका थी वो आपकी थी प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। तो आपने बनाया था ना ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 कोश की 8 केंद्र की, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, अकेले मेगास्पोर से एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु से बना था, और ये आपका फीमेल गेमेटोफाइट बना था। यस। और लघु बीजाणु के केंद्रक में पहला माइटोसिस हुआ था, तो 2 केंद्रक, काई केंद्रक और जन्नी केंद्रक, तो 2 कोशिका काई कोशिका और जन्नी कोशिका। फिर 60% में 2 कोश के चरण में जड़ गया था, वरना 3 कोश के चरण में। स्टिग्मा पर गया तो जन्नी कोशिका में समसूत्री विभाजन 2 नरिगुमक और ये ट्यूब न्यूक्लियस। ये तो जब ये पोलन ट्यूब एंट्री करेगी यहाँ एक सिनर्जिड में जहां अंगुलीनुमा प्रवध हैं, ये बताए थे आपको। तो ये जैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो एक नष्ट होती हुई साई कोशिका में एंटर करेगी पोलन ट्यूब, तो नरिगुमक छोड़ेगी, रिलीज करेगी। फिर एक नरिगुमक आप जानते हो एग सेल से फ्यूज होगा और फिर दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस ऐसे होगा ना। तो आपके दिमाग लगाओ कि फीमेल गेमेटोफाइट इन 7 कोश की और 8 केंद्र की, और ये आपका मेल गेमेटोफाइट जिसमें 2 मेल गेमिट हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस है, तो ये आपका है 2-3 सेल, 2 से 3 कोशिका की अवस्था। बात को समझे? अब बेटा जी आपको मैंने जब ये तैयार हो गए थे, फिर परागकण का उस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया था, और आप समझ सकते हैं कि उसका जब ट्रांसफर हुआ था, पोलिनेशन हुआ था, स्टिग्मा पर गया था, पोलन ट्यूब बनी थी, पोलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री की थी ना एंट्री। अरे बोलो बेटा, तो ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या हुआ था कि यहां एक मेल गैमेट मैं आपको बता दूं, एक मेल गैमेट, पहली बार पहला नरिगुमक, एक मेल गैमेट एन। यस बेटा। तो आपको पता जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर की तो एक नष्ट होती हुई साई कोशिका में उसने अपना मटेरियल छोड़ा था, तो एक नरिगुमक और एक एग सेल, में फ्यूजन हुआ था। बोलो। और इस एक नरिगुमक का जब इस एग सेल के साथ, मैं आपको बता दूं बेटा आराम से, बिल्कुल है ना बेटा, कि जब इस एग सेल का, ये जो एग सेल थी मादा युग्मक एग सेल, तो इस एग सेल का इस एक नरिगुमक के साथ, यहां से अपन 2 ले लेंगे, है ना, एक मेल गैमेट, ये मेल गैमेट के साथ, एक मेल गैमेट के साथ जो एन है, इसके साथ इसका फ्यूजन हुआ था, फ्यूजन। तो आपने एक टर्म बोली थी जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी, सिनगेमी। क्या थी बेटा? सिनगेमी। बोलो। युग्मक संलयन। सिनगेमी तो बोलिए ना, युग्मक संलयन। तो फलस्वरूप आपके पास में एक 2n पीढ़ी बनी थी, एक द्विगुणित कोशिका बनी थी, है ना, द्विगुणित कोशिका, जिसको आपने कहा था जायगोट या ऊस्पोर। ये लो, तो ये किसका रिजल्ट था? सिनगेमी का। कि जब पोलन ट्यूब ने अंदर एक मेल गैमेट छोड़ा, तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट एग सेल, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, तो 2n स्थिति वापस आ गई थी, 2n, और ये आपका बन गया था जाइगोट। क्या बन गया था? जाइगोट। यस। और जानते हो फिर ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, यहां पर जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, जैसे ही पहला निषेचन हुआ, सत्य निषेचन, सिनगेमी, ये आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी होता है, और बेटा यही तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, यही तो बेटा आपका सत्य निषेचन है। सत्य निषेचन मैंने बताया था, है ना, क्योंकि इसी में तो वास्तव में एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक का संलयन हो रहा है और जाइगोट बन रही है। इसको आप कहते हो सिनगेमी। क्या कहते हो? सिनगेमी। बोलो। और फिर तुम जानते हो बेटा कि आपके पास जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक,
और ये ध्रुवीय केंद्रक n+n, इनका समेकन हो जाएगा तो 2n, दोनों मिल जाएंगे, पहला निश्चय तब तक ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिल जाएंगे। तो पोलर न्यूक्लियस ध्रुवीय केंद्रक 2n, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक बन गया था ना। और उस द्वितीय केंद्रक के साथ, इस द्वितीय केंद्रक के साथ ये दूसरा नरिगुमक, इस द्वितीय केंद्रक के साथ ये दूसरा नरिगुमक, इन दोनों का फ्यूजन हुआ। यस, और इन दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हुआ था, उसको तो आपने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन बोला आपने, बोला ना ट्रिपल फ्यूजन। और ये त्रिसंलयन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन, तो आपको पता 3n, और ये आपके पास में क्या बन गया, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष केंद्रक है 3n। फिर इस सिनगेमी को, ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर आपने क्या कहा, दोनों को मिलाकर आपने कहा कि क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। आपने क्या कहा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, जो आवर्त बीजों का गुणधर्म है इस पृथ्वी के ऊपर, यानी सिनगेमी और ट्रिपल मिलाकर, और ये अतिरिक्त एक संरचना 3n संरचना भ्रूणपोष बन गया। और ये भ्रूणपोष तो आप जानते हो कि जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो पोषण देगा, अगर पोषण देता था पूरा यूज हो गया तो अभ्रूणपोषी बीज, और बच गया तो भ्रूणपोषी। बात को समझ रहे हैं। अब देखो बेटा, यहां से आपकी जो पीढ़ी स्टार्ट हो गई, यहां से वो वापस 2n स्टार्ट हो गई ना, 2n, तो बीजाणु पीढ़ी स्टार्ट हो गई ना जायगोट से, तो जायगोट पहली कोशिका हुई ना बीजाणु पीढ़ी की, और जायगोट ऊस्पोर बन गया। बात को समझ रहे हो, जायगोट ऊस्पोर बन गया। अब तो आपको पता है कि जायगोट में लगातार क्या होने हैं, मतलब माइटोसिस होने हैं, और जायगोट से क्या बनना है, एम्ब्रियो। जायगोट से क्या बनना है बेटा, एम्ब्रियो। और फिर आप जानते हो एम्ब्रियो से क्या बनना है भाई, एम्ब्रियो बन रहा है, जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो साथ साथ में बीजांड, जो आवरण था बीजांड था, वो चारों बीज, और अंडा से फल। तो बेटा देखो, जायगोट में लगातार विभाजन होंगे तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो भ्रूण, एम्ब्रियो भ्रूण, और साथ साथ में बीजांड क्या बनाएगा, सीड बीज, और बीज से क्या बन जाएगा, बीज का अंकुरण होगा, बीज का अंकुरण होगा तो क्या बन जाएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बोलो, तो ये पूरा लाइफ साइकिल हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो यस। अब दिमाग लगाना यहां पर कि देखो, इस जायगोट से आप आ जाओ, जायगोट से लेकर ये पूरा, जायगोट से लेकर, जायगोट से स्टार्ट जाओ पहली कोशिका से, जायगोट से भ्रूण बना, भ्रूण से साथ साथ में बीजांड बीज या फल बना, बीज का अंकुरण हुआ तो मुख्य पादप काय, जड़ तना पत्ती बन गया आपका, क्योंकि मूलांकुर से मूल और परांकुर से प्रो, तो शाखा पत्ती उसने धारण कर ली तो मुख्य पादप काय बन गया, प्रभावी पादप काय, बीजाणुद्भिद उच्च संगठित जड़ तना पत्ती, क्योंकि यहां से गुणिता क्या स्टार्ट हो गई, 2n, यहां से गुणिता क्या स्टार्ट हो गई, 2n, तो ये बीजाणुद्भिद की पहली कोशिका हुई कि नहीं हुई, सही। फिर इसमें माइटोसिस होते गएंगे तो ये एम्ब्रियो है, 2n ही है। अब ये भी बीजावरण या अंदर एम्ब्रियो, परांकुर मूलांकुर सब क्या है, 2n। अब परांकुर और मूलांकुर, मूलांकुर से जड़ और परांकुर से तना, तो सारे क्या होंगे, 2n हो गए। अब न्यूनतम कायिक वृद्धि आ गई, फ्लावर आ गया, तो यहां भी ये भी क्या है, भी 2n, बोलो। और फिर कार्पल, स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, ये। अब देखो कहां गुणिता जाकर चेंज हो रही, यहां जाकर चेंज हो रही स्पोरिक मियोसिस पे है। तो देखो ईमानदार से दिमाग लगाओ कि आप लाइफ साइकिल के अंदर बिल्कुल दिमाग से आओ कि देखो बेटा, बीजाणुद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका, चाहे ऐसे आ जाओ, बीजाणुद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका क्या है, युग्मनज, जाइगोट। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी की लास्ट कोशिका क्या आ गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है, मियोसिस। और मियोसिस द्विगुणित अवस्था को किसमें बदल देता है, अगुणित में। तो अगुणित स्टार्ट हो गई, युग्मोद्भिद, अगुणित स्टार्ट हो गई ना, युग्मोद्भिद, यानी क्या स्टार्ट हो गया, गेमेटोफाइट जनरेशन, गेमेटोफाइट स्टार्ट हो गया, गेमेटोफाइट। अब माइक्रोस्पोर से क्या बन गया, मेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोर से क्या बन गया, फीमेल गेमेटोफाइट। इसकी जो भी सेल है, चाहे वो एग सेल हो,
चाहे सहाय कोशिका हो चाहे प्रतिमुखी हो, ये सारी क्या होंगी एन। इसके अंदर जो भी सेल है चाहे ये दोनों मेल गैमेट हो, है ना, और चाहे ट्यूब न्यूक्लियस हो, ये भी क्या होंगे एन। क्योंकि जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक गुणिता चेंज नहीं होगी। तो यहां माइक्रोस्पोर मेगास्पोर से लेकर केवल ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट यहां तक एन है। अब एक नरिगुमक और एक एग सेल, इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या हुई सिनगेमी, रिजल्ट क्या बना जाइगोट। तो ये जो मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट एग सेल है, ये इस गैमेटोफाइट की लास्ट कोशिका हो गई। गैमेटोफाइट की क्या हो गई लास्ट कोशिका, अंतिम कोशिका होगी ना। और गैमेटोफाइट की युग्मोदी पहली कोशिका क्या हो गई माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, और लास्ट कोशिका क्या हो गई गैमेट। और गैमेट का फ्यूजन होते ही क्या बन गया जाइगोट, युग्मनज। तो युग्मनज वापस क्या हो गई 2n। तो ये बात तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन सजीवों के जीवन चक्र में द्विगुणित से अगुणित प्रावस्था लाता है और फिर वो अगुणित चलती रहती है। फिर जैसे दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दो अगुणित युग्मों का फ्यूजन हो जाता है, तो निषेचन वापस द्विगुणित प्रावस्था को स्थापित करता है। तो निषेचन होते ही वापस द्विगुणित प्रावस्था स्थापित हो गई। तो ये द्विगुणित प्रावस्था की यानी बीजाणुद्भिद बोलते हैं प्लांट में, उसकी पहली कोशिका है। और ये द्विगुणित चलती जाएगी और ये लास्ट कोशिका है माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। फिर जैसे मियोसिस होगा तो अगुणित आ गई, और ये अगुणित है, कुछ अगुणित है, केवल 7-8 कोशिका, तो मादा में 2-3 कोशिका, ये अगुणित है। तो यहां आवर्त बीजियों के अंदर बीजाणुद्भिद प्रभावी है, बीजाणुद्भिद विकसित है और बहुत ज्यादा है। और युग्मोद्भिद तो कुछ कोशिकीय बचा है, हासित होकर युग्मोद्भिद तो कुछ कोशिकीय संरचना बची है युग्मोद्भिद की, कुछ कोशिकीय। और ये युग्मोद्भिद जो है ये इसी के ऊपर निर्भर है बीजाणुद्भिद पर ही। क्योंकि आपको पता है सरसों पर फ्लावर आया, भाई दल गिर गए, पुमंग जायांग, पुमंग से परागण देने के बाद पुमंग भी गिर गया, लेकिन जायांग अंडप वहीं रहता है, परागण हो गया तो भी वहीं रहता है। फिर पोलन ट्यूब यहां एंटर कर गई, निषेचन हो गया, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया तो भी वहीं रहता है। जाइगोट से यंग एम्ब्रियो तरुण भी उसके अंदर ही बनता है, वहीं रहता है। और फिर उसी का बीजांड बीज और अंडा से फल बनने के बाद ही उसी पे रहता है, पौधे पर ही रहता है। तो ये जो युग्मोद्भिद है ना, ये युग्मोद्भिद स्पेशली फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये युग्मोद्भिद पूर्णतः इस बीजाणुद्भिद पर ही निर्भर है। यस, और इस पर पूर्णतः निर्भर है। तो इन आवर्त बीजों में कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ गए क्या? अरे बोलो। और अब आप समझ गए ना कि इन आवर्त बीजियों के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है और मेल गैमेट का ट्रांसफर पोलन ट्यूब करती है, पोलन ट्यूब। तो यहां पर आपकी होती है साइफोनोगेमी, यानी नाल युग्मन कि मेल गैमेट तो नॉन मोटाइल है लेकिन पोलन ट्यूब उसका ट्रांसफर कर रही है, पोलन ट्यूब उसको लेके जा रही है, तो नाल युग्मन साइफोनोगेमी होती है। और एक मेल गैमेट तो एक एग सेल से फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट जो पृथ्वी पे होता है, सभी में होता है ये तो, लेकिन एक अतिरिक्त घटना होती है कि जब तक दोनों ध्रुवीय केंद्रक होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं तो दूसरा जो नरिगुमक यहां से लाइन आ रही है दूसरे नरिगुमक की, तो ये जो दूसरा नरिगुमक है आपको पता है ये दूसरा नरिगुमक इस द्वितीय केंद्रक से फ्यूज होता है और एक त्रिगुणित, क्योंकि n और n 2n तो यही है ऑलरेडी, और एक n ये नरिगुमक n, तो ये त्रिएन संरचना भ्रूणपोष केंद्रक और बाद में भ्रूणपोष उत्तक बन जाता है। बोलो। तो ये केवल आवर्त बीजी है जिनके जीवन चक्र में एक अतिरिक्त फेज आता है त्रिएन, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था। यस, और फिर ये यूज भी हो जाता है। अगर पूरा यूज हो गया तो अभ्रूणपोषी बीज और शेष रह गया तो भ्रूणपोषी बीज। बताओ रिकैप किया कि नहीं किया अपन ने? पूरा वर्ड टू वर्ड आपका कंप्लीट ऐसे रिवीजन सा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। यस, और बेटा एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आपको सारा बताया हुआ है कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन कैसे बनता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूणकोष कैसे बनता है, फिर कैसे दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन होता है। बात को समझे? अब देखो ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है
यहां से और ये यहां तक फर्टिलाइजेशन से पहले पहले, निषेचन से पहले पहले, ये तो आपका एगुणित है गेमेटोफाइट, और निषेचन होते फिर आपका सारा क्या है, स्पोरोफाइट है। ये सारा आपका क्या है, स्पोरोफाइट। यहां से पहले ये सारा आपका क्या है बेटा, स्पोरोफाइट है। बोलो यस और नो। तो ये मैंने एक रिकैप कर दिया ताकि आपका यहां भी क्लियर हो जाए। 11th के अंदर जो जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म दे रखा है, वहां डायवर्सिटी में छोड़ देते हैं लोग, तो वो भी आपका 100% क्लियर हो जाए। यस बेटा, बोलो, बात को समझे, और बहुत कूल माइंड से आपका सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया किसका, एंजियोस्पर्म। अब ऐसे कोई चीज में एक पॉइंट भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आप उस 11th वाले उस पैराग्राफ को पूरा आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, ऐसे लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगी आपकी, और पूरा आपको चैप्टर पीछे सारा पढ़ा दिया गया है। सही, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, वो सारी चीजें आपको मैंने बता चुका हूं। तो ये आपको एक मैंने कॉमन लाइफ साइकिल आपके सामने बना दिया। बात को समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो ये बात आपकी हुई भाई, यहां से आपने 2 मेल गेमिट ले लिए, 2 मेल गेमिट, और पोलन ट्यूब यहां लेके जाएगी एक नष्ट दिशा कोशिका में, एक मेल गेमिट एग सेल से वो तो जाइगोट बना देगा, और दूसरा मेल गेमिट ये दोनों ध्रुव केंद्र से सेकंड न्यूक्लियस से तो भ्रूणपोष बना देगा। और निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है किनमें, आवर्त बीजियों में। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट घटना है कि निषेचन के बाद यहाँ भ्रूणपोष बनता है, जबकि अनावर्त बीजियों के अंदर निषेचन से पहले ही बन जाता है क्या बेटा, भ्रूणपोष। समझ रहे हो, बोलो बेटा। तो देखो बेटा कि वर्ड टू वर्ड आपको 100% अपन ने ये लाइन आपको करवाई। आप पूरा मन लगाकर इसका रिवीजन करें, और अपन फिर इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे वर्ड टू वर्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको मन लगाकर कराएंगे अभी, तो पूरा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये कंप्लीट अपना इसका क्या हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, आवर्त बीजियों का लाइफ साइकिल। सही, बहुत कूल माइंड से कि एक आवर्त बीजी पौधा है, माना सरसों का पौधा है, 1 वर्षीय। सरसों के बीज को आपने सोइल में डाल दिया, नमी मिली, अंतःचूषण हुआ, एम्ब्रियो वाला पार्ट फूला और फट गए बीजावरण। तो मूलांकुर से पहले जड़ स्थापित हुई, मूसला मूल होती है सरसों में, और प्रांकुर से परो, उस परो यानी मुख्य तने पर शाखा पत्ती आ गई, तो सरसों का एक आवर्त बीजी पादप बन गया। प्रभावी मुख्य पादप का है बीजाणुद्भिद, और उस संगठित जड़, तना और पत्ती, उस पादप का कि जड़, तना, पत्ती की कोशिका गुणिता क्या है, 2n, तो बीजाणुद्भिद पादप का है। स्पोरोफाइट है मेन पॉइंट, क्या बताओ, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। अब जब उस सरसों की न्यूनतम कायिक वृद्धि हो गई और परिपक्व पत्ती आ गई, तो प्रकाश का उद्दीपन मिला, और वो फ्लावरिंग जो होती है, पुष्पन होता है, तो सरसों पर सुंदर सुंदर पीले पुष्प आ गए, फ्लावर आ गए, ये पुष्प आ गए पुष्प, फ्लावर आ गए, तो लैंगिक जनन के स्थल आ गए। तो अब आप जानते हो कि वो एक कायिक प्रावस्था जो मैंने आपको बताई थी, वेजिटेटिव फेज पूरा कर चुका, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया फ्लावर आते ही, क्योंकि आवर्त बीजी पौधे में लैंगिक जनन के स्थल क्या है, फ्लावर है, पुष्प है, सब जानते हो। पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है उसकी। पुष्प में 4 चक्र हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायांग। 2 आवश्यक चक्र हैं, उमंग और जायांग। उमंग की इकाई को आप पुंकेसर कहते हैं, उमंग की इकाई को आप क्या कहते हैं, पुंकेसर, स्टेमन, और जायांग की इकाई को आप क्या कहते हैं, अंडप। वो पुंकेसर किसके तुल्य है, लघु बीजाणु प्रण के। वो पुंकेसर किसके तुल्य है बेटा, लघु बीजाणु प्रण के, लघु बीजाणु प्रण यानी माइक्रोस्पोरोफिल के तुल्य है, लघु बीजाणु प्रण। और वो कार्पल अंडप किसके तुल्य है, गुरु बीजाणु प्रण के तुल्य, गुरु बीजाणु प्रण के तुल्य। सही। ये जो पुंकेसर होता है, मैंने आपको बताए थे ना कि इस पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, परागकोश होता है, और वहां होती है परागधानी। ये तो परागधानी पर भित्ति परत होती है, सुरक्षात्मक भित्ति परतें, वो स्फुटन में भी सहायक होती है, वो सारी बताई थी ना। और लघु बीजाणुधानी
या परागधानी, परागधानी हो गई। परागधानी के अंदर, जैसे परागधानी के अंदर एक परागकोश में 4 परागधानी होती है, लेकिन आप जानते हो कि परागधानी, ये परागधानी के अंदर ये आपका यहाँ पे बीजाणुजन उत्तक होता है, बीजाणुजन उत्तक, उसके अंदर बीजाणुजन उत्तक होता है। तो उस बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n होती है। और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब स्पोरिक मियोसिस हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तो प्रत्येक कोशिका से 4 अगुणित माइक्रोस्पोर बने थे, लघु बीजाणु बने थे, लघु बीजाणु चतुष्टय, प्रत्येक गुणिता n थी। फिर चतुष्टय अलग अलग हो गए, तो प्रत्येक लघु बीजाणु ने नर युग्मोद्भिद बनाया था, पोलन ग्रेन, नर युग्मोद्भिद का विकास हुआ था। ऐसे ही क्या है कि जो कार्पल है वो गुरु बीजाणु प्रण के तुल्य मैंने बताया। तो गुरु बीजाणु प्रण कार्पल में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी में मैंने आपको क्या बताया था, बीजांड, ओव्यूल, बीजांड बताया था, बीजांड ओव्यूल। ओव्यूल गुरु बीजाणुधानी का मेन उत्तक क्या, न्यूसलस, बीजांड का उत्तक कि एक सेल विभेदित हुई, मेगास्पोर मदर सेल, वो भी 2n, स्पोरिक मियोसिस हुआ, मेगास्पोर गुरु बीजाणु। इससे क्या बन गया, कार्यात्मक गुरु बीजाणु से 4 में से 3 तो नष्ट हो गए थे, और कार्यात्मक गुरु बीजाणु से क्या बन गया था, फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद, 7 कोशिका और 8 केंद्र की। ये अंड उपकरण, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, अंड उपकरण, ये एग सेल और ये 2 सहायक कोशिका सिनर्जिड, तो अंड उपकरण, ध्रुवीय केंद्रक, 3 प्रतिमुखी कोशिका, तो 7 कोशिका और 8 केंद्र की। कोशिका में व्यवस्था क्या है, 3, 1 और 3, 3 प्रतिमुखी, 1 सेंट्रल केंद्रीय कोशिका और 2 सहायक, 1 अंड कोशिका, है ना। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक है। पोलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, और यहाँ ओवेरी के अंदर बीजांड में ये आपका बनी गया एम्ब्रियो सैक बनी गया, है ना। ये पोलन ग्रेन यहाँ आया, पोलन ट्यूब बनाई, 2 मेल गैमेट को फैसिलिटेट किया, और 2 मेल गैमेट फैसिलिटेट किया, एक नष्ट होती हुई सहायक कोशिका में, तो 1 मेल गैमेट और 1 अंड कोशिका का संयोजन हुआ, तो n और n 2n जाइगोट बन गया। निषेचन के बाद आप जानते हो जाइगोट ही बनता, सत्य निषेचन है, क्योंकि एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक है। लेकिन दूसरा नरयुग्मक, ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये द्वितीय केंद्रक से समेकित हो गया और ये भ्रूणपोष बन गया है। फिर ये भ्रूणपोष का विकास हो गया, क्योंकि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो ये पोषण देगा। फिर जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, बीज बन गया, और अगर ओवेरी तो फ्रूट बन गया। वापस बीज अगर सोइल में डला, अंकुरित हुआ, उसने अपनी प्रसुप्ता दर्शा दी, बाकी फिर जैसे वापस सोइल में डला तो वापस पौधा बना दिया। अब आपको ये तो पता ही है बेटा कि कहाँ गुणिता चेंज हो रही है। यहां देखो 2n से n हो रही है, तो मियोसिस हो रहा है, तो यहां से n स्टार्ट हो रही, तो पहली कोशिका ये तो होगी ना n की, यहां तक ही है n, फ्यूजन होते ही वापस क्या स्टार्ट हो रही है, 2n, ये 2n की पहली कोशिका है, फिर 2n चलेगी। तो सबकी गुणिता, सबकी चीजें आपको 100% समझ में आई या नहीं, बताओ, बोलो। तो ये रिकैप था। अब अपन बात करेंगे बेटा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनके अपन अंदर क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू और कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन के थ्रू अपन और चीजों को निकालेंगे, बात को समझे। लेकिन आपने जो नोट्स बनाए हैं, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, एक बार क्विक उसका रिवीजन कर लो, और सेकंड चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसको वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ लो लास्ट तक, और चाहे फिर फर्स्ट भी पढ़ लेना, A to Z चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। यहां पर देखो मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, लेकिन परागनलिका लेके जा रही है उसको तो, और ये एग सेल बड़ा है वो छोटा है, तो उगेमी हो रही है, अंड युग्मकी क्या हो रही है, उगेमी हो रही है, बात को समझे। तो ये लेक्चर अपना खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेटा स्टार्ट करेंगे जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप नीट 2013 से 2019 के तो आप यूट्यूब पे देख ले, सीएल सीकर पे, बाकी जो भी एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपके और चीजें क्लियर करने के लिए और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।